चाचा को औरतें काले नाक वाला कहती थी। मैं काले नाक का सुनकर ही शर्म से मुंह छुपा लेती। एक रोज चाची घर आई तो मैंने चाची से पूछा, चाची सच बता कि चाचा को औरतें काले नाक वाला क्यों कहती हैं? चाची कहने लगी, आज रात को दरवाजा खुला रखूंगी, सब समझ लग जाएगी। रात हुई तो चाची के घर का दरवाजा खुला था। उस रात चुप कर देखा तो होश उड़ गए। काला नाक। मेरे छोटे चचा से सब गांव वाले डरते थे, क्योंकि गांव की औरतें तो क्या, मर्द भी उन्हें काला नाक कहते थे। मैंने जब से होश संभाला था सब लोगों को चचा को काला नाक कहते ही सुना था। पहले पहल तो मुझे ये तक मालूम न था कि नाक क्या होता है, लेकिन चूंकि हम गांव के रहने वाले थे और गांव के खेत खलियानों में सांप अक्सर होते थे, इसीलिए एक बार जब मेरी उम्र 12 साल की थी, मैं स्कूल से घर आते हुए खेतों के बीच से गुजर रही थी। मेरी सहेलियां भी मेरे साथ थीं। हम बातों में मसरूफ थे जब मेरी दोस्त नजमा ने काला नाक की रट लगाते हुए हाँक लगाई। उसकी नजरें खेतों की जानिब थीं। जब हम सब ने नजमा की नजरों का ताक़ुब किया तो हमारी जान ही निकल गई। मैंने पहली बार वहां स्याह रंग का सांप देखा। हम सब लड़कियों की जान पर बन गई। हम लोगों ने उल्टे कदम पीछे की जानिब दौड़ लगा दी। हम सब सहेलियों की सांस हमारे सीने में थम गई थी। हमने न आव देखा न ताव और भागने लगी। इतना तेज भागी के पीछे पलट कर न देखा। वापस स्कूल पहुंचकर ही हमारे कदम रुके थे, लेकिन जब हमने पलट कर देखा तो वो सांप कहीं नहीं था। हम सब के हाथ अपने सीनों पर थे। तब मुझे पता चला कि उसे काला नाक कहते हैं। हम तो शॉर्टकट के चक्कर में खेतों से गुजरती थी ताकि बीचों बीच रास्ता तय करके जल्द घर पहुंच जाए, लेकिन क्या मालूम था कि वहां काला नाक देखने को मिल जाएगा। मगर उस दिन के बाद से तो हमने तौबा कर ली और कच्ची सड़क से ही घर जाने को तरजीह दी। ये बात जब मैंने अम्मी को बताई कि हमारे पीछे काला नाक लग गया था, उस वक्त चचा भी वहीं दस्तरखान पर बैठे थे, खाना खा रहे थे। ये सुनकर उनका नवाला हाथ में ही रह गया। कहने लगी, तुम क्यों खेतों के रास्ते से आई हो? मैंने कहा, मुझे क्या पता था कि वहां सांप होगा। मेरे चचा परेशान से हो गए, खाना वहीं छोड़ा और घर से बाहर निकल गए। चेहरे से लग रहा था जैसे कोई अनहोनी सी बात हुई हो, वरना गांव और खेत खलियान में सांपों का आ जाना कोई नई बात तो ना थी। मैंने जब अपनी चची की तरफ देखा तो उनकी रंगत भी उड़ी हुई थी। मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी कि चची क्यों इतनी परेशान खड़ी हैं। मेरी अम्मा मुझे डांटने लगी कि क्या जरूरत थी अपने चचा के सामने ये सब कहने की। मुझे अम्मा की यह बात समझ ना आई। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को चचा वापस आए तो बहुत निढाल से थे। उनके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे। आते ही चारपाई पर गिर गए। मेरी चच्ची मुंह में बड़बड़ाने लगी। कहने लगी, चढ़ गया होगा अब तुम्हें बुखार। ना तुम बाज आओगे ना ही मेरी जान सुकून में आएगी। अब जिंदगी तो तुम मेरी मुश्किल में डालोगे। उसी सांप को मारकर आ रहे होगे। ये कहकर वो चचा को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले गई। मैं ये सोचने लगी थी कि भला बुखार से चची की जिंदगी कैसे मुश्किल में जा सकती है, और चचा तो दोपहर को तो बिल्कुल ठीक ठाक बाहर गए थे। एक सांप को मारकर वो बीमार कैसे हो सकते थे। अगले रोज दोपहर को हमारे घर चूड़ियों वाली आ गई। मेरी माँ को कांच की चूड़ियां बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सारी चूड़ियां अपने लिए खरीदी। इसी अवस्था में मेरी चच्ची भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उनके चेहरे पर सारे जमाने की बेजारी छाई हुई थी। आंखें भी सूजी हुई थी। अम्मी ने चच्ची से कहा कि जुलेखा, चूड़ियां खरीद ले। दीन मोहम्मद को बड़ा चाव रहता है कि तू चूड़ियां पहना करे, पर एक तू है कि। अम्मा ने चच्ची से कहा तो चच्ची सर हिलाने लगी। जाने भी दो भाभी, उस काले नाक का असल रूप सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरे दिल में अब ऐसे कोई अरमान नहीं रहे। ये कहकर वो गुस्से से सेहन में बने गुसल खाने में चली गई। हमारे गांव के घरों में गुसल खाने कमरों से बाहर बने हुए थे। अम्मी ने चच्ची की तरफ उल्टा हाथ मारते हुए मुंह में बड़बड़ाई, ना शुक्रिया औरत, इतना तो ख्याल रखता है वो उसका, लेकिन यह है कि किसी बात से राजी ही नहीं होती। मेरी चच्ची घर में सबके साथ अच्छा रवैया ही रखती थी, सिवाय चचा दीन मोहम्मद के। दादा दादी हमारे इंतकाल कर चुके थे। मेरे अब्बा और चचा दीन मोहम्मद दो ही भाई थे, इसीलिए एक ही घर में रहते थे। चचा की शादी को चंद साल हुए थे, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। चची कहती थी कि ये काला नाक है, अपने बच्चों को भी खा जाएगा। अच्छा है कि ये बे औलाद ही रहे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी चची के साथ मसला क्या था, वो क्यों चचा से इतनी खार खाती थी। मुझे शुरू से ही अपने चचा से बहुत प्यार था। हम 4 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी, इसीलिए चचा बनिस्बत बाकी भाइयों के मुझसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी।
लेकिन जब भी चचा मुझे मोहब्बत से अपने साथ लगाते तो मेरी वालिदा और चची की रंगत उड़ने लगती। अम्मी बार बार मुझे ये समझाती कि तुम चचा से जरा फासले से रहा करो। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई फासला खुद ब खुद ही बढ़ता गया। मेरी उम्र अब 16 बरस की हो गई थी। चचा और अब्बा के बीच बंटवारा हो चुका था। हमारे घर के बीच भी दीवार खड़ी हो चुकी थी। जमीनें भी अलग हो चुकी थी, लेकिन चचा चची से मेरी मोहब्बत और हमारा एक दूसरे के घर आना जाना अब भी कायम और दायम था। ये बंटवारा भी बड़ी मोहब्बत और बाहमी रजामंदी से हुआ था। अब मैं बहुत सी बातों को सोचने लगी थी। पहले मैंने इन बातों की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी, जैसे अब देने लगी थी। लोग अब भी मेरे चचा के नाम से खौफ खाते थे। औरतें जब चचा को घर पर देखती तो चची के घर से वापस लौट जाती। मैं अब इस बारे में सोचने लगी थी कि आखिर लोग मेरे चचा को काला नाग क्यों कहते हैं और चचा से खौफ क्यों खाते हैं। मेरे चचा दिखने में गोरे चिट्टे गबरू जवान थे, बात भी बड़े प्यार से करते थे। मैंने आज तक उन्हें किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा था। हाँ, एक बात मेरे चचा में जरूर थी, उनकी आंखें हर वक्त सुर्ख रहती थी और वो अपनी आंख की काली पुतलियां बड़ी तेजी से घुमाते रहते थे, जो कि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अव्वल तो मेरे चचा को बहुत कम ही किसी पर गुस्सा आता था, लेकिन जब गुस्सा आता तो उस वक्त तो मेरी चची भी कांप कर रह जाती, वरना तो हर वक्त वो चचा को कोसने ही देती रहती थी। 10वीं पास की तो अम्मा ने पढ़ाई छुड़वाकर सिलाई सीखने के लिए मुझे एक औरत के घर भेजना शुरू कर दिया। घर के बहुत से काम अब मेरे जिम्मे डाल दिए थे। रात को मेरे चचा आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन हमारे घर जरूर आते थे। चारपाई पर बैठकर अब्बा से खेती बाड़ी के बारे में ही बात करते रहते और साथ में हुक्के की गुड़गुड़ भी होती और मुझसे कहते, रानी पुत्र दूध पत्ती की चाय तो पिला। अपने चाचे को मैं भी दूध काढ़ काढ़ कर चाय बनाकर प्याला भर के चाचा को पिलाती। वो मेरे सर पर शफकत से हाथ रखते दुआ देते, जीती रह धीरानी, सोना रब तेरा नसीब अच्छा करे। मैं वहीं सेहन में खाने के गंदे बर्तन मांज रही थी जब अब्बा की एक बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। वो चचा से कहने लगे, दीन मोहम्मद तेरी मौजें हैं, तेरे खेतों में तो सांप बिच्छू कदम भी नहीं रखते, तो खुद जो काला नाग है। अब्बा की बातें सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए और मैं कान लगाकर बातें सुनने लगी। आखिर ये कैसी बातें बताई थी अब्बा ने भला? ऐसा कैसे मुमकिन था कि सांप बिच्छू सबके खेतों में ही नजर आ जाया करते थे, और सांप बिच्छू बेजबान और अक्ल खुर से बेगाने जानवरों को भला क्या पता कि किसकी जमीन पर जाना है और किसकी जमीन पर नहीं जाना। फिर चचा की जमीन पर क्यों नहीं जाते थे? रात देर तक मैं पहले तो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती रही। फिर मुझे लगा हो सकता है कि अब्बा मजाक कर रहे हों, लेकिन मुझे बचपन की भी ऐसी बहुत सी बातें याद आने लगी जो बचपन में मैंने सुनी थी लेकिन गौर नहीं किया था। जब अम्मी ने मेरे चचा के लिए रिश्ता देखना शुरू किया था तो गांव का कोई भी फर्द अपनी बेटी मेरे चचा को देने को तैयार ना था। कहते थे ये इंसान नहीं सांप है। मेरा चचा काफी दिल बर्दाश्त हो चुके थे। मेरी चची जुलेखा दूसरे गांव से थी। चचा की इस बात से नावाकिफ थी कि वो इस गांव में किसी नाम से मशहूर थे, लेकिन जब शादी होकर हमारे घर आई अगली सुबह बहुत रो रही थी। मेरी वालदा से कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझसे सच छुपाया है। मेरी वालदा उस वक्त मेरी चची की दिलजोई करने लगी। मैं उस वक्त इन बातों से बिल्कुल अनजान सी थी। उस वक्त तो बस अपनी नई चची को देखने के शौक में मैं उनके कमरे में गई थी तो चची को रोता देख कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई। ये बात सुनी और बिना सोचे समझे बाहर खेलने चली गई। लेकिन आज एक एक बात मुझे याद आ रही थी। मेरे अंदर एक तजस्सुस सा बढ़ने लगा था। एक बार मैं अपनी सिलाई वाली के घर पर सिलाई सीख रही थी जब मैंने वहां आई चंद औरतों को देखा जो मेरी उस्तानी से कपड़े सिलवाने आई थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मेरी उस्तानी से कहने लगी, लड़की तो बड़ी प्यारी है, किस घर की है हमें बताओ, अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात चलाऊंगी। उस्तानी ने तंजिया लहजे में कहा, दीन मोहम्मद की सगी भतीजी है, जाके काले नाग से मांग ले रिश्ता। ये सुनते ही वो औरतें घबरा गईं और तौबा तौबा करके अपने कानों को हाथ लगाने लगी। उस घर से तो वो मुझे यूं देखकर भाग गईं जैसे मैं अपनी चचा की तरह काला नाग बन चुकी हूं। मैंने अपनी उस्तानी से पूछ ही लिया कि आखिर गांव वाले मेरे चचा से इतना खौफ क्यों खाते हैं। मेरी बात सुनकर उस्तानी ने मुझे बड़े ताज्जुब से देखा था। कहने लगी कि क्यों, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात है जो मुझे आप बता नहीं सकती? मुझे वाकई कुछ नहीं पता। वो मुझे हैरत से आंखें फाड़े देखने लगी। कहने लगी, अपनी माँ से पूछ लेना कि कैसा है तेरा चचा। मेरी उस्तानी ने भी गुस्से से ये बात कही। मैं बड़े बुझे दिल से वापस आ गई। आते ही मैंने अपनी सिलाई का बैग एक तरफ रखा और अम्मी के पास आकर बैठ गई।
پھر امی سے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتائیں کہ چچا کو کالا ناگ کیوں کہتے ہیں۔ میری بات سن کر میری ماں مجھے کنکھیوں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آج کون سا بھوت سوار ہے تجھ پر جو آتے ہی الٹے سوال کر رہی ہیں۔ میں نے انہیں استانی کی ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی، دفع کر ایسے لوگوں کو، ویسے بھی میں نے تیرا رشتہ کون سا اس گاؤں میں کرنا ہے۔ تیری بات میں نے بچپن سے اپنے بھائی کے گھر پکی کر دی تھی۔ میں نے کہا بات میرے رشتے کی نہیں ہے، مجھے یہ راز جاننا ہے، کیوں سب لوگ چچا کو کالا ناگ کہتے ہیں۔ میری والدہ پہلے تو مجھے غصے سے گھورتی رہی اور پھر سخت لہجے سے کہنے لگی کہ خبردار جو یہ سوال تو نے مجھ سے دوبارہ پوچھا تو چل ہانڈی چڑھا جا کر۔ رات کو چچا گھر آئے تو کہنے لگی، رانی چائے بنا دی، آج سر میں بہت درد ہے۔ میں نے چائے بالکل غائب دماغی سے بنائی تھی، بار بار چچا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میری ماں مجھے ہی نہیں میرے بھائیوں کو بھی چچا سے دور رکھتی تھی، کہتی تھی چچا کے قریب مت جایا کرو۔ میرا ذہن اس وقت بہت الجھا ہوا تھا۔ میں نے چائے کی پیالی چچا کو دی، انہوں نے ایک گھونٹ بھرا تو برا سا منہ بنا کر کہنے لگے، رانی پتر تو نے چینی نہیں ڈالی چائے میں؟ میں نے کہا چچا جی ڈالی تو ہے، لائیں دکھائیں مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً سے چچا کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لی اور منہ کو لگانے لگی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ چائے میں چینی ڈالی تھی کہ نہیں۔ جب میرے ابا نے میرے ہاتھ کو بری طرح سے پرے جھٹک دیا، کب دور جا گرا اور چائے میرے ہاتھ سے چھلک گئی۔ میرا ہاتھ جل گیا تھا اور ابا غصے سے مجھے کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں رونے لگی، اماں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ ابا کہنے لگے، چل دفع ہو یہاں سے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابا نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ ایک تو میرے ہاتھ کو جھٹک کر چائے میرے ہاتھ پر گرا دی اور مجھے ہی ڈانٹ بھی رہے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچا ابا کو سمجھانے لگے کہ بچی ہے، اسے کیا خبر بھائی صاحب، رانی کو یوں نہ ڈانٹا کرو، مجھے برا لگتا ہے، وہ تو بچی ہے، غلطی میری تھی۔ یہ کہہ کر چچا چلے گئے۔ مجھے اب بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ غلطی کیا تھی۔ میں رات دیر تک روتی رہی۔ اگلے روز میں چچی کے گھر چلی گئی۔ بس ایک دیوار کا ہی تو فاصلہ تھا، اس بار میں پکا ارادہ کر کے گئی تھی، سچ جانے بنا واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے چچی سے ڈھیروں سوال کر دیے اور رو بھی رہی تھی کہ آخر آپ چچا سے اتنا بیزار کیوں رہتی ہیں اور چچا کو سب کالا ناگ کیوں کہتے ہیں۔ میں نے چچی کو اپنی استانی کی ساری بات بھی روتے ہوئے بتائی، ابا کی رات والی بات بھی بتا دی، اپنا جلا ہاتھ بھی دکھایا۔ چچی چپ چاپ میری ساری باتیں سنتی رہی، پھر کہنے لگی، آج کی رات یہاں رک جا، میں دروازہ کھول کر سوؤں گی، تم دیکھ لینا۔ میں رات چچی کے گھر پر ہی رک گئی۔ رات چچی نے کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ جب میں نے چھپ کر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کالا ناگ چچی نے کمرے میں جانے سے پہلے شیشے کے جگ میں دودھ ڈالا اور مجھ سے کہنے لگی، تیرے چچا پھیکا دودھ نہیں پیتے نا، نہ ہی پھیکی چائے، اور یہ دودھ پھیکا ہے۔ رات 1 بجے کمرے میں جھانک کر دیکھ لینا، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ چچی سو چکی تھی اور چچا نماز پڑھ رہے تھے۔ 1 بجے تک جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد 1 بجے اٹھے اور دودھ کا جگ منہ کو لگا لیا، لیکن اگلے ہی لمحے دودھ پھیکا ہونے کی وجہ سے اسی دودھ کے جگ میں ذرا سا تھوک دیا۔ یہ ایک بے اختیاری سا عمل تھا، لیکن دودھ کی رنگت نیلی ہو چکی تھی، جیسے اس دودھ میں زہر ڈال دیا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس آ گئی۔ اگلے روز مجھے چچی نے بتایا کہ تمہارے چچا بچپن میں بہت بیمار ہوئے تھے، یہاں تک کہ مرنے کے قریب تھے۔ ان کا علاج ایک حکیم نے سانپ کے زہر سے کیا تھا، کیونکہ اس بیماری کا واحد علاج ہی سانپ کا زہر تھا۔ لیکن سانپ کے زہر کی دوا کی بہت کم مقدار تمہاری دادی تمہارے چچا کو دیتی تھی۔ ایک بار تمہاری دادی گھر نہیں تھی، دین محمد کی طبیعت بگڑی تو اس نے اس دوا کی شیشی کو منہ لگا کر پی لیا۔ اس طرح جب بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی وہ شیشی کو منہ لگا کر پی لیتا۔ تمہارے چچا کے اندر زہر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور وہ اس زہر کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ ایک بار گلی میں کھیلتے ہوئے تمہارے چچا کی کسی بچے سے لڑائی ہو گئی۔ تمہارے چچا نے اسے دانت کاٹ دیے۔ وہ لڑکا اسی وقت تڑپنے لگا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی وہ مر گیا۔ بہت شور شرابہ ہوا۔ جب یہ بات اس حکیم تک پہنچی تو اس نے بتایا کہ دین محمد کے وجود میں زہر بھر چکا ہے، یہ جسے بھی کاٹے گا وہ مر جائے گا، جو شخص بھی اس کا جھوٹا کھائے گا وہ بھی مر جائے گا۔ اسی لیے سب گاؤں والے تمہارے چچا سے ڈرتے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں جاتا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، مجھے تمہارے چچا نے بس اسی لیے شادی کی کہ مجھے سہارا دینے والا کوئی نہ تھا، لیکن شادی کی رات ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے میرا حق نہیں دے سکتے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ صرف مجھے سہارا دینے کے لیے بیاہ کر لائے تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ تمہاری ماں نے تم بہن بھائیوں کو بھی دین محمد سے دور رکھا۔
کہ کہیں پیار سے وہ تم لوگوں کو غلطی سے کاٹ نہ لے یا اپنا جھوٹا نہ کھلا دے۔ پھر کہنے لگی وہ روز رات کے کئی گھنٹے نوافل پڑھ کر یہی دعا کرتا ہے کہ اس کے اندر سے اس زہر کا اثر زائل ہو جائے۔ ایک دوسرے حکیم سے علاج بھی کروا رہا ہے جس نے امید دلائی ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔